तो फ्रेंड्स, आज से हमने स्टार्ट करना था इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। तो स्पेक्ट्रम से बात हुई थी हमारी कि स्पेक्ट्रम, लूसेंट और स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स, इन तीनों से मिला के जो भी कंक्लूसिव जो नोट्स बनेंगे हम उसके बेसिस पे पूरा सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। पर जब फिर मैंने पढ़ा तो उन सब में मुझे लगा कि क्यों ना हम स्पेक्ट्रम को लाइन बाय लाइन पढ़ें और इसमें आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाएं और उसके बाद हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को याद भी करते जाएं साथ के साथ छोटे छोटे लेक्चर्स में। और लाइन बाय अंडरलाइन एक रीडिंग हमारी स्पेक्ट्रम की हो जाएगी, साथ में याद करते करते पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इजी छोटे छोटे टॉपिक्स को लेंगे, जिससे पढ़ने में पहले थोड़ा इंटरेस्ट जागे। उसके बाद में हम टफ टॉपिक्स को उठाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1857 की क्रांति को ही शुरुआत क्यों ना कर लें, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। उससे ही मतलब एक तरीके से स्वतंत्रता संघर्ष चालू भी उसी से ही होता है और इजी भी टॉपिक वही है, क्वेश्चन भी आते ही हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले वही उठाते हैं। और हाँ, पहले मैंने एक शॉर्ट डाला था 10 इम्पोर्टेंट स्लोगन्स का। हम डे बाय डे 10 स्लोगन्स याद करेंगे कि किसने दिए थे। पहले मैं उनको रिवाइज करवा देती हूँ जिससे कि वो याद आए, ठीक है। मुझे लगता है आपको दिख रहा होगा शायद। अब दिख रहा होगा शायद, एक सेकेंड। तो फ्रेंड्स, आज से हमने स्टार्ट करना था इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। तो स्पेक्ट्रम से बात हुई थी हमारी कि स्पेक्ट्रम, लूसेंट और स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स, इन तीनों से मिला के जो भी कंक्लूसिव जो नोट्स बनेंगे हम उसके बेसिस पे पूरा सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। पर जब फिर मैंने पढ़ा तो उन सब में मुझे लगा कि क्यों ना हम स्पेक्ट्रम को लाइन बाय लाइन पढ़ें और इसमें आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाएं और उसके बाद हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को याद भी करते जाएं साथ के साथ छोटे छोटे लेक्चर्स में। और लाइन बाय अंडरलाइन एक रीडिंग हमारी स्पेक्ट्रम की हो जाएगी, साथ में याद करते करते पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इजी छोटे छोटे टॉपिक्स को लेंगे, जिससे पढ़ने में पहले थोड़ा इंटरेस्ट जागे। उसके बाद में हम टफ टॉपिक्स को उठाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1857 की क्रांति को ही शुरुआत क्यों ना कर लें, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। उससे ही मतलब एक तरीके से स्वतंत्रता संघर्ष चालू भी उसी से ही होता है और इजी भी टॉपिक वही है, क्वेश्चन भी आते ही हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले वही उठाते हैं। और हाँ, पहले मैंने एक शॉर्ट डाला था 10 इम्पोर्टेंट स्लोगन्स का। हम डे बाय डे 10 स्लोगन्स याद करेंगे कि किसने दिए थे। पहले मैं उनको रिवाइज करवा देती हूँ जिससे कि वो याद आए, ठीक है। मुझे लगता है आपको दिख रहा होगा शायद। अब दिख रहा होगा शायद, एक सेकेंड। तो हम स्टार्ट कर रहे थे। पहले स्लोगन्स की बात की थी हमने कि मैंने आज शॉर्ट्स में एक में स्लोगन डाले थे 10 स्लोगन। हम छोटे छोटे टॉपिक को भी साथ में करते चलेंगे जिससे कि कम से कम वो तो हमें याद है। एक बार हम उनका रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन स्लोगन से, जिससे कि हम एक साथ सारे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, वो याद भी नहीं होता। इसलिए हम पहले स्पेक्ट्रम के 998 पेज नंबर पे 10 स्लोगन साथ याद करेंगे। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र।
साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। मेरे साथ साथ आप लोगों को भी 10 टाइम्स बोलना है जिससे कि याद हो जाए। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। ये तो अपन जानते ही हैं। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। मारो फिरंगी को, मंगल पांडे। 1857 की क्रांति में मारो फिरंगी को, मंगल पांडे। मारो फिरंगी को, मंगल पांडे। ठीक है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। 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 अब 5 हो गया। अपने एक और बात दोबारा। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 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 साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। 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 मारो फिरंगी को, मंगल पांडे। मारो फिरंगी को, मंगल पांडे। मारो फिरंगी को, मंगल पांडे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। 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 वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज वाले। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। जय जगत विनोबा भावे। 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 सरफरोशी की तमन्ना वो हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना वो हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना वो हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना वो हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना वो हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना वो हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, श्यामलाल गुप्ता। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, श्यामलाल गुप्ता। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, श्यामलाल गुप्ता। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, श्यामलाल गुप्ता। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, श्यामलाल गुप्ता। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, श्यामलाल गुप्ता। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। अब हम वापस से रिवाइज कर लेंगे एक और बार। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। मारो फिरंगी को, मंगल पांडे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। जय जगत विनोबा भावे। 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 सरफरोशी की तमन्ना वो हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना वो हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना वो हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, श्यामलाल गुप्ता। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, श्यामलाल गुप्ता। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, श्यामलाल गुप्ता। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। तो आज के 10 हमने याद कर लिए। एक साथ सारे याद करोगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम थोड़े 10 ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को 10 याद करेंगे, तो जिससे कि हमें कल अगले दिन हम इनको रिवाइज करेंगे, इनको नए को याद करेंगे, जिससे कि हमें रिवीजन भी हो जाए और याद भी हो जाए, लोड भी नहीं पड़ेगी। अब अपने SSC RPSC इनके ऑब्जेक्टिव वाले जो पेपर होते हैं ना, उनमें ऐसे स्लोगन्स पूछ लेते हैं, ये किसने दिया था, तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है, अपन इनको याद करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो अपन की बात तो ये थी कि हम 1857 की क्रांति से स्टार्ट करेंगे, जिससे कि हमें इजी, सबसे पहले इजी पॉइंट अपन स्टार्ट करते हैं, इजी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिससे इंटरेस्ट भी बढ़े और हम इम्पोर्टेंट भी पढ़ते चलें। इम्पोर्टेंट तो है ही, उसमें तो क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है। तो अपन 1857 की क्रांति को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आप सब लोग भी मेरे साथ स्पेक्ट्रम के 189 पेज नंबर पे आ जाइए, 1857 का विद्रोह।
ठीक है। हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट को टिक करते चलेंगे और कल इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। आज जो पढ़ा उसका कल रिवीजन करेंगे, मैं अंडरलाइन करवाती चलूँगी। प्लासी का युद्ध 1757। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉइंट्स बनाते हुए चलते हैं हम अपने खुद ही नोट्स बनाते हुए चलते हैं, ठीक है। तो हम पॉइंट्स बनाएंगे। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है, जितना भी पढ़ा ना, चाहे आधे घंटे पढ़ेंगे चाहे 10 मिनट पढ़ेंगे, पर जितना भी पढ़ा कम से कम उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन हमें आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्लासी का युद्ध, इसको लिखते भी चलेंगे। प्लासी का युद्ध, जैसे ये पॉइंट तो कम से कम याद हो, प्लासी का युद्ध 1757, ठीक है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएगा। तो प्लासी का युद्ध 1757 में के पश्चात ब्रिटिश शासन ने उत्तरी भारत में शक्ति और सत्ता हासिल करने की ओर पहला कदम बढ़ाया। 1757 के पश्चात औपनिवेशिक शासन द्वारा अपनाई गई नीतियों के स्वरूप के विरुद्ध असंतोष के रूप में 1857 का प्रथम बड़ा व व्यापक विद्रोह हुआ, जिसके पश्चात भारत में ब्रिटिश शासन की नीतियों में परिवर्तन किए गए। तो ये 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद में ब्रिटिश शासन ने बहुत अलग अलग नीतियाँ अपनाई थी, जिसकी वजह से 1857 में पहली बार जनता द्वारा राजनीति द्वारा सबसे बड़ा सिपाहियों द्वारा, और जिसमें जनता का भी व्यापक सहयोग था, बड़ा और व्यापक विद्रोह हुआ, जिसके कारण ब्रिटिश सत्ता एक बार के लिए हिल गई थी। तो इस वजह से उसने अपनी नीतियों में कई परिवर्तन किए, ठीक है। धीमी गति से बढ़ता असंतोष, ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों, आर्थिक शोषण, विभिन्न वर्षों में प्रशासनिक नवोन्मेषों में भारतीय राज्यों के शासकों, सिपाहियों, जमींदारों, किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों, पंडितों, मौलवियों इत्यादि की स्थिति को प्रतिकूल रूप में प्रभावित किया। ये धीमी गति, ब्रिटिशों ने सबको विस्तारवादी नीतियाँ लगाई, आर्थिक शोषण किया जनता का, प्रशासन में अलग अलग नीतियाँ अपनाई, भारतीय राजाओं के घरेलू मामलों में, उनकी रियासतों में दखलंदाजी करी, इस जमींदारों से अलग अलग कर लगाए, किसानों पर लगाए, व्यापारियों पर लगाए, जिससे कि ये लोग बहुत प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए। ये धीमी गति से बढ़ता असंतोष 1857 में हिंसक विद्रोह के रूप में बढ़ गया, जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। तो मतलब ये बहुत भयंकर और हिंसक विद्रोह था जो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी, और जिसके कारण इन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपनी कई नीतियों में बदलाव किया, ठीक है। हालांकि 1757 से 1857 की अवधि शांतिपूर्ण एवं कठिनाई मुक्त नहीं थी। इसमें 1757 से 1857 के बीच में भी शांति तो थी ही नहीं, इसमें भी छुटपुट विद्रोह होते रहे। इसके दौरान धार्मिक, राजनीतिक हिंसा, जनजाति विद्रोह, किसान विद्रोह एवं दंगे तथा असैन्य नागरिक विद्रोह के रूप में छुटपुट लोकप्रिय विद्रोह की श्रृंखला देखी गई। मतलब छोटे छोटे विद्रोह तो तब भी होते थे, पर 1857 की क्रांति बहुत बड़ी और व्यापक रूप में थी। अंग्रेजों की भूमि बंदोबस्त नीतियों में आदिवासी असंतुष्ट एवं नाराज थे, जिसने उनकी संयुक्त स्वामित्व परंपरा के विरुद्ध जाकर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया था। आदिवासी इनसे बिल्कुल वो नहीं थे, इनकी सामाजिक परंपराएं थी, उनको छिन्न भिन्न कर दिया। बढ़ी हुई राजस्व मांगों, यहाँ तक कि अकाल के वर्षों में भी जनाक्रोश को जन्म दिया। अकाल में भी इन्होंने अपने राजस्व मांगा, रेवेन्यू मांगो भाई, अकाल में भी कर लगाओगे तो किसान तो भड़केगा ही ना। कई बार स्थानीय महाजनों के विरुद्ध आंदोलन कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह बन गया। स्थानीय महाजनों के विरुद्ध आंदोलन का तो वो कंपनी के एजेंट के रूप में काम करते थे, तो उनके विरुद्ध विद्रोह बन गया। जैसे कि महाजनों को पुलिस का समर्थन प्राप्त था। उनके धर्म एवं परंपरागत प्रथाओं में अंग्रेजों द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप ने भी दोष में वृद्धि की थी। अंग्रेज जनता के धर्म और उनकी प्रथाओं में भी हस्तक्षेप करते थे, जिससे परिणामस्वरूप विद्रोह बढ़ गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बेहद शुरुआती दिनों में उनके विरुद्ध विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से विद्रोह हुए। कुछ आंदोलन 1857 के विद्रोह के पश्चात भी जारी रहे और कुछ इससे पहले थे, कुछ इसके बाद भी रहे, पर 1857 का सबसे व्यापक और भारी था, ठीक है। दक्षिण पूर्वी, पश्चिम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में महत्वपूर्ण विद्रोह हुए, जिन्हें कंपनी ने बर्बरतापूर्वक कुचल दिया, ठीक है। अध्याय 6 में इनके कुछ प्रमुख उल्लेखों का वर्णन भी, इनका उल्लेख भी किया है, तो वो हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में। बस सबसे पहले ईजी टॉपिक उठाएंगे, जैसे वरना तो सबसे पहले ही बोरिंग टॉपिक उठा लिया तो वो कंप्लीट होना ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब 1857 का विद्रोह का मुख्य कारण। के विद्रोह का मुख्य कारण 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। ठीक है। ये विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों और आगजनी से हुआ था, परंतु कुछ समय पश्चात इसने एक बड़ा रूप ले लिया। सबसे पहले तो छोटी झड़प और आगजनी से हुआ था, और फिर बाद में इसने बड़ा रूप ले लिया। विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के साथ हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, जो विद्रोह था ना 1857 का विद्रोह, उसके अंत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था ना, उसका भी समाप्त हो गया। पूरे भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन, मतलब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तब तो वो अपना शासन चला रही थी। फिर इन्होंने बहुत बेकार नीतियाँ लागू करी। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उससे जनता आक्रोश में आ गई, तो 1857 का विद्रोह होगा। 1857 के विद्रोह के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तो समाप्त हो गया। तो वो विद्रोह का अंत जो है 1857 का अंत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के साथ हुआ, और पूरे भारत पर ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन आरंभ हो गया। मतलब 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का खत्म हो गया। अतः अन्य प्रमुख और पहले के विद्रोह की तरह 1857 के विद्रोह के विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक तथा सामाजिक कारण थे। इसके कई कारण थे। आर्थिक कारण तो देखो, अकाल की स्थिति में भी अलग अलग तरीके के कर लगाना। राजनीतिक कारण, राजाओं की घरेलू या रियासती मामलों में दखलंदाजी देना। आर्थिक, कर लगाना। धार्मिक, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इसमें हस्तक्षेप करना। सैनिक और सामाजिक कारण, सैनिक हम पढ़ते जाएंगे, मंगल पांडे वाला। ठीक है। आर्थिक कारण, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया। स्वदेशी उद्योग धंधे, चरखा वगैरह से कपड़े पहनते थे, पर ब्रिटिशर्स की वो इंग्लैंड में वहाँ से कंपनी के मिल से बने हुए आते थे, वो उनको यूज़ करते थे। यहाँ के उद्योग धंधों को उन्होंने ठप करवा दिया, तो इस वजह से श्रमिक और तथा श्रमिकों से बलपूर्वक अधिक से अधिक श्रम कराकर उन्हें कम पारिश्रमिक देते थे। इसके अतिरिक्त अकाल बाढ़ की स्थिति में भारतीयों की किसी प्रकार की सहायता नहीं की जाती थी, उन्हें अपने हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। सन 1813 में कंपनी ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपना ली। ठीक है। सन 1813 में कंपनी ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपना ली। इसके अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारियों को आयात करने की पूरी छूट मिल गई। परंपरागत तकनीक से बनी हुई भारतीय वस्तुएं उसके सामने टिक नहीं सकी, और भारतीय हस्तशिल्प व्यापार को अकल्पनीय क्षति हुई पहुंची। मतलब एक तरफा मुक्त व्यापार करा इन्होंने 1813 से, ब्रिटिश व्यापारियों को आयात करने की पूरी छूट मिल गई थी, तो जिससे भारतीय वस्तु उनके सामने नहीं टिक सकी। भारतीय व्यापारियों और व्यापारी वर्ग को ब्रिटिश शासन द्वारा जानबूझकर बर्बाद कर दिया गया, जिन्होंने भारत में बनी हुई चीज़ों पर उच्च करारोपण या प्रशुल्क लगाया। भारतीय चीज़ों पर बड़े ज़्यादा कर लगा दिया, महंगी कर दी उनको। उस समय ब्रिटेन में बनी वस्तुओं पर निम्न कर लगाकर उन्हें भारत में आयात करके प्रोत्साहित किया। और जो ब्रिटेन की वस्तु थी उन पर कम कर लगाया, जिससे वो सस्ती हो गई, और उनको भारत में प्रोत्साहित किया। ठीक है। 19वीं शताब्दी की मध्य तक भारत से कपास और सिल्क के कपड़ों का निर्यात प्रस्तुत समाप्त हो चुका था। मुक्त व्यापार एवं ब्रिटेन से आने वाली मशीन निर्मित वस्तुओं के विरुद्ध रक्षात्मक करों को लगाने से इनकार ने भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को समाप्त कर दिया। रेल सेवा के आने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लघु उद्यम में नष्ट हो गए। रेल सेवा ने ब्रिटिश व्यापारियों को दूर दराज के गाँवों तक पहुँच दे दी। सर्वाधिक क्षति कपड़ा उद्योग, कपास और रेशम को हुई। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन और यूरोप में आयात कर और अनेक रुकावटों के चलते भारतीय निर्यात समाप्त हो गया। तो मतलब इन्होंने बाहर की वस्तुओं पे तो निम्न कर लगा दिए, और जैसे निम्न कर लगाएंगे तो वो सस्ती हो जाएंगी, और सस्ती हो जाएंगी तो लोग उन्हीं को खरीदेंगे। बस तो ये मेन बात थी, और रेल लाने से और प्रोत्साहन हो गया। ठीक है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन और यूरोप में आयात कर और अनेक रुकावटों के चलते भारतीय निर्यात समाप्त हो गया। पारंपरिक उद्योगों के नष्ट होने और साथ साथ आधुनिक उद्योगों का विकास न होने के कारण ये स्थिति अधिक विषम हो गई। कंपनी ने खेती के सुधार पर बेहद कम खर्च किया। अधिकतर लगान का प्रयोग कंपनी के खर्चों को पूरा करने में किया जाता था। ब्रिटिश कानून व्यवस्था के अंतर्गत भूमि हस्तांतरण वैध हो जाने के कारण किसानों को अपनी भूमि से भी हाथ धोना पड़ता था। निम्न वर्गीय कृषकों तथा मजदूरों की स्थिति जो दयनीय थी ही, राजाओं और नवाबों तक की आर्थिक स्थिति बदहाल थी। भारत से प्राप्त खनिज संसाधनों और सस्ते श्रम के बल पर अंग्रेजों ने अपने उद्योग धंधों को विकास के चरम पर पहुंचा दिया। मतलब कच्चा माल भी यहीं से, ठीक है, और सस्ता श्रम भी यहीं से।
जबकि दूसरी ओर भारत ने किसी नए उद्योग की स्थापना की बात तो दूर, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को भी समाप्त कर दिया। इससे भारत के प्रत्येक वर्ग में अंग्रेजों के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न हुई और वे व्यापक विद्रोह के सूत्रधार बन गए। ठीक है, तो अब आज हमने पढ़ा आर्थिक कारण, 1857 के विद्रोह का आर्थिक कारण। आज हम अभी यहीं इतना ही पढ़ेंगे, कल मैं लंबा लेक्चर लूँगी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, जिससे फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर आप बढ़ाएंगे तो मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट होंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, हम साथ में स्पेक्ट्रम पूरी करेंगे। और अगर आप इंटरेस्ट दिखाएंगे, कमेंट करेंगे कि मूवल भी पूरी करवानी है, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो मैं मूवल भी कंप्लीट करवाऊँगी। पर स्पेक्ट्रम की तो लाइन बाय लाइन हम कंप्लीट करेंगे और इम्पोर्टेंट चीज़ों को लिखते हुए जाएंगे। सबसे पहला आज में तो सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट मिला है कि प्लासी का युद्ध 1757 का था। और सेकंड थिंग कि भाई आर्थिक कारण क्या था, उन्होंने घरेलू उद्योगों को नष्ट कर दिया था अंग्रेज़ों ने, और नया उद्योग कोई स्थापित नहीं करा। भारतीय उद्योगों पे तो वस्तुओं पर तो ज़्यादा कर लगाया, विदेशी वस्तुओं पे कम कर लगा के उनको प्रोत्साहित किया। तो इसलिए 1857 का के विद्रोह का आर्थिक कारण यही था। ठीक है, तो कल मिलते हैं नए 10 नए स्लोगन्स के साथ में और आगे राजनीतिक कारणों के साथ में। मैं यहाँ टिक कर देती हूँ, मैंने यहाँ टिक कर दिया। हम कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 10 नए स्लोगन्स और पुराने का रिवीजन करेंगे। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।